आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा क्लास लेंगे, जिसमें हम परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युतशीलता क्या है और विद्युतशीलता के आधार पे ही कूलम्बिक फोर्स यानी दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले टर्म हम परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, एक टर्म होता है परमिटिविटी, इसको हिंदी में विद्युतशीलता कहते हैं। हम पहले लिखा ही देते हैं, जिन लोगों को लिखना है लिखते चलेंगे। अंग्रेजी मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी दोनों एक ही साथ लिख के चलते हैं। परमिटिविटी कुछ नहीं, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम है बाय वर्च्यू ऑफ इट इट्स अपोजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट। तो किसी भी मीडियम से होकर के पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, किसी भी मीडियम से होकर के पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो अपोज करने का एबिलिटी है, जो विरोध करने का एबिलिटी है, उसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। फिर से अगर सेंटेंस लिखना हो तो लिख लेंगे, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ इट, या इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ इट इट्स अपोजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट। मतलब इस मीडियम से होकर के पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या करता, अपोज करता। जिन लोगों को हिंदी में लिखना हो लिखेंगे। ये हिंदी में इसको हम लोग विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता, ये विद्युतशीलता क्या, किसी भी माध्यम का वह गुण है जो अपने से होकर के गुजरने वाले विद्युत बल रेखा का विरोध करता है। मतलब ये कि सारे माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुजरने का अलग अलग तरीके से विरोध होता है, या अलग अलग स्ट्रेंथ से उसका विरोध होता है। तो किसी भी माध्यम का वह गुण जिसके कारण अपने से होकर के, मतलब उस माध्यम से होकर के गुजरने वाले विद्युत बल रेखा का क्या होता है, विरोध करता है। तो विद्युत बल रेखा क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका एक अलग से क्लास ही होगा। इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह से भी निश्चित रूप से सवाल आते हैं। ये था विद्युतशीलता। आप इसको डिनोट किससे करते हैं, तो परमिटिविटी को हम लोग इपिसिलन से डिनोट करते हैं। जिसको भी लिखना हो लिखते चलेंगे। इसको हम लोग इपिसिलन, हिंदी में भी लिखेंगे तो इपिसिलन से ही डिनोट करते हैं, इपिसिलन। ये परमिटिविटी है, मतलब किसी भी माध्यम की जो परमिटिविटी होता है उसका सिंबल इपिसिलन होता है। उसका सिंबल क्या होता है, इपिसिलन, यानी ये विद्युतशीलता। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख ही लिए। इसी में एक टर्म आता है, हाँ, ये सारे माध्यम, जैसे मान लीजिए एयर है, या मान लीजिए वाटर है, या मान लीजिए अल्कोहल है, या कोई भी अनदर मीडियम हो, सारे मीडियम के लिए ये इपिसिलन का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन जब एयर या वैक्यूम की बात होता है तो इपिसिलन के नीचे एक सिंबल लग जाता नोट। लगभग एयर या वैक्यूम का एक ही होता, तो हम लोग एयर या वैक्यूम, या इसी को फ्री स्पेस के लिए भी बोलते हैं। फ्री स्पेस मतलब जहाँ कुछ भी नहीं है, तो इपिसिलन नोट लगाते हैं एयर के लिए या वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए। हिंदी में बोले हवा के लिए या निर्वात के लिए या फ्री स्पेस यानी मुक्त आकाश इसको बोलते हैं। तो मुक्त आकाश के लिए इसका सिंबल क्या होता है, इपिसिलन नोट होता है। कई बार बिहार बोर्ड में सिर्फ इसका वैल्यू ही पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में कि इपिसिलन नोट यानी मुक्त आकाश के लिए विद्युतशीलता का मान क्या होता है, बताएं। तो हम आते हैं इसके आगे मान बताएंगे। ऐसे हम बता दें कि विद्युतशीलता सारे मीडियम के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, अलग अलग आएगा। लेकिन एयर के लिए या वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए, यानी हवा या निर्वात के लिए इसका वैल्यू फिक्स होता है। तो हवा या निर्वात के लिए इसका जो वैल्यू होता है ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ये फैराड पर मीटर इसका यूनिट है। तो फैराड यूनिट एंड डायमेंशन में हम बताए भी थे ये फैराड किसका यूनिट है, फैराड एक कैपेसिटी का यूनिट होता है। यहाँ फैराड पर एक बात और हम बता दें,
फैराड और फैराडे में कभी कंफ्यूज मत होना है। फैराड अलग यूनिट है और फैराडे अलग यूनिट है। फैराड धारिता का यूनिट है, जबकि फैराडे एक चार्ज का यूनिट होगा। केमिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़ते होगे 1 फैराडे ये अप्रॉक्स 96500 हेनरी कूलम होता है। ये 965 ऐसे ये 480 के लगभग आता है, लेकिन अप्रॉक्स में हम लोग वैल्यू 96500 कूलम लेते हैं, मतलब 96,500 कूलम के लगभग। तो ये आवेश का सबसे बड़ा यूनिट है कौन? फैराडे। तो फैराड और फैराडे में कभी कंफ्यूज मत होना है। ये जो हम मुक्त आकाश या निर्वात या विद्युतशीलता, मुक्त आकाश या निर्वात या हवा के लिए जो विद्युतशीलता का मान बता है, ये कितना होता? 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। ये आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। इसी में एक टर्म और डिफाइन होता है, इसी में एक टर्म और डिफाइन होता है जिसको हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता, अंग्रेजी में इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अच्छा देखिए, विद्युतशीलता का सिंबल क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, विद्युतशीलता का जो सिंबल होता है ये इपिसिलन होता है, लेकिन आपेक्षिक के लिए आर लगा देते हैं, यानी परमिटिविटी का सिंबल इपिसिलन होता है, लेकिन रिलेटिव के लिए इसका सिंबल क्या हो जाता है? इपिसिलन आर हो जाता है। तो कोई पूछेगा ये आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, ये इपिसिलन आर, ये डिफाइन कैसे होता है? कुछ नहीं, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब किसी भी दूसरे माध्यम की परमिटिविटी और एयर या वैक्यूम के फ्री स्पेस के रेशियो को ही हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। शुद्ध हिंदी में अगर बात करो तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। अगर कोई पूछेगा कि ये आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक के बारे में हम बता दें, चूँकि ये एक तरीके का शुद्ध अनुपात है, यानी ये एक तरीके का प्योर रेशियो है, तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी यूनिट फैराड पर मीटर के रूप में आएगा, नीचे भी यूनिट फैराड पर मीटर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो मात्रकहीन और विमाहीन होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्यों? चूँकि ये शुद्ध अनुपात है, यानी ये प्योर रेशियो का कभी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। हम एक बात और बता दें, इसी रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू के बराबर होता। अब कहेगा ये के क्या, तो के को हम लोग डाइलेक्ट्रिक, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बता रहे थे। ये कुछ नहीं, आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, और इसका भी फार्मूला इपिसिलन बाय इपिसिलन नॉट इक्वल होता है। इसको हिंदी में हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं अंग्रेजी में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब किसी भी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। इसको हिंदी में लिखें परावैद्युतता बोलते हैं, किसी भी माध्यम का परावैद्युतता, परावैद्युतता, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतता हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है? इपिसिलन बटे इपिसिलन नॉट। किसी भी माध्यम का जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है ये उसके परावैद्युतता के बराबर होगा। इसको एक जगह और हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम बताएं कि कूलम्बिक फोर्स का मान कैसे बदल जाता है मीडियम बदलने से।
देखिए कूलम्बिक फोर्स क्या था, यानी कूलाम के नियम से जो फोर्स लगता था वो क्या था, दो बिंदु आवेश के बीच ये लगने वाला बल बताता था। हम इसके बारे में बता दें, एक बिंदु आवेश को अगर हम Q1 माने, दूसरे बिंदु आवेश को अगर हम Q2 माने, और दोनों के बीच की दूरी को अगर हम R माने, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल ऑब्वियस है, ये अंडरस्टूड है कि दो समान आवेश होगा तो विकर्षण बल लगेगा, असमान आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा। लेकिन बल जो लगेगा, इस बल का मान कितना होगा, ये बल के मान के लिए ये कूलाम का नियम कुछ बोलता था। कूलाम का नियम बोलता था इन दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता, मतलब आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता, तथा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाते थे, समानुपाती नियतांक के रूप में यही K आता था। यही कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये दोनों आवेश किस मीडियम में रखा। हम एक बार और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बोल दें, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ प्रोपोर्शन यानी समानुपाती का कांस्टेंट अगर हटाएंगे, समानुपाती नियतांक के रूप में क्या आएगा, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा। ये जो K का वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये K का वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। अगर ये एयर होगा तो यहाँ एयर के लिए एप्सिलॉन नोट आएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। एक बात और याद रखेंगे, ये विद्युतशीलता का मान अगर एयर के लिए दिए तो यहाँ फोर्स भी किसके बीच लगेगा, एयर में लगने वाला फोर्स लगेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इन एयर, यानी हवा में लगने वाला बल। तो हवा में, चूंकि यहाँ विद्युतशीलता का मान हम एयर के लिए दिए या निर्वात के लिए दिए या वैक्यूम के लिए दिए, वो अंग्रेजी में वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम के लिए दिए, तो उसके लिए अगर हम विद्युतशीलता मतलब विद्युतशीलता का मान जिस मीडियम के लिए रखेंगे उसी मीडियम में ये क्या आएगा, फोर्स आएगा। कोई बोलेगा नहीं सर दोनों जो है, दोनों बिंदु आवेश ये जल में था, यहाँ तब जल का विद्युतशीलता रखना पड़ेगा, और जल का विद्युतशीलता रखेंगे तो बल भी किस माध्यम में आएगा, जल में आएगा। इसको हम मिटाते हैं। अब कोई कहेगा सर अलग अलग मीडियम में रखेंगे, ये तो एयर के लिए आप बता दिए, किसी अलग मीडियम में रखेंगे तो एप्सिलॉन नोट के बाद का वैल्यू क्या आएगा, मतलब एप्सिलॉन नोट ही आएगा। देखो एक बात बता दें, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है ये एयर के लिए होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर ये दोनों बिंदु आवेश यानी दो बिंदु आवेश के बीच अगर दूरी फिक्स हो, अगर उसी दोनों बिंदु आवेश को दूसरे माध्यम में रख दे तो दूसरे माध्यम में रखने पे उसका बल का मान बदल जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। देखो अगर वही दोनों बिंदु आवेश, यही दोनों बिंदु आवेश उठा करके अगर किसी दूसरे मीडियम में रख दे तो दूसरे मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो दूसरे मीडियम की फोर्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ये फोर्स इन अनदर मीडियम, देखो बदला क्या, सिर्फ कांस्टेंट का वैल्यू, यहाँ एप्सिलॉन नोट एयर के लिए डाले थे तो फोर्स इन एयर लग गया। यहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू किसी दूसरे मीडियम की बात करेंगे तो वहाँ विद्युतशीलता सीधा एप्सिलॉन होता, विद्युतशीलता जब एप्सिलॉन होता है तो ये दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता को रखेंगे तो दूसरे माध्यम में फोर्स लगेगा, यानी जिस मीडियम का परमिटिविटी डालेंगे उसी मीडियम में ये फोर्स लगेगा। ये लिख देते हैं फोर्स इन अनदर मीडियम, फोर्स इन अनदर मीडियम या डिफरेंट मीडियम जो लिखना है लिख लो, किसी दूसरे माध्यम में लगने वाला ये बल है। तो चलो किसी दूसरे माध्यम में लगने वाला बल इतना है, एयर में लगने वाला बल इना। तब कोई बोलेगा कि नहीं हवा में दो बिंदु आवेश के बीच 10 न्यूटन का बल लग रहा था, अब इसको उठा करके हम किसी दूसरे माध्यम में रख दिए तो बताओ, जैसे जल में रख देगा या अल्कोहल में रख देगा या किसी अनदर मीडियम में रखेगा तो बोलेगा बताओ वहाँ कितना फोर्स लगेगा। तब देखिए हम यहीं से आएंगे, किसी भी मीडियम की अगर फोर्स की बात आए
तो यहाँ सीधा इपिसिलन डालेंगे, कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई इपिसिलन। हाँ, नोट कब डालते हैं? जब एयर या वैक्यूम में रखा रहेगा तब। अब देखो, अभी थोड़ा देर पहले हम ये इपिसिलन आर एक टर्म डिफाइन किए थे, जो इपिसिलन बाय इपिसिलन नोट होता था। इसी इपिसिलन आर का वैल्यू के बराबर भी होता था, जो इपिसिलन बाय इपिसिलन नोट के बराबर ही होता था। तो इपिसिलन आर को हम लोग बोलते थे आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको बोलते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी प्रावैद्युतता, किसी माध्यम का प्रावैद्युतता। यहाँ से इपिसिलन का वैल्यू लिखना चाहे तो के इंटू इपिसिलन नोट, या नहीं तो इपिसिलन आर इंटू इपिसिलन नोट। मतलब तुमको पहले हम बता दिए, यहाँ मतलब दोनों वैल्यू सेम है, या तो इपिसिलन आर रख दो या तो के रख दो, या तो रिलेटिव परमिटिविटी रखो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखो, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता रखो या प्रावैद्युतता रखो। अब देखो, कोई बोलेगा सर दूसरे मीडियम में हम रखे हैं, उसका फोर्स इतना आया, अब इसको कंपेयर कीजिए कि एयर के फोर्स से कितना है, मतलब एयर के फोर्स से ज़्यादा है या एयर के फोर्स से कम है, या ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो कुछ नहीं, जिस मीडियम का विद्युतशीलता डालेंगे उसी मीडियम में फोर्स आएगा। तो देखो, इपिसिलन इक्वल टू हम लिख सकते हैं के इंटू इपिसिलन नोट, तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई हम लोग लिख सकते हैं के इंटू इपिसिलन नोट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अगर इसको अगर हम देखें तो F इक्वल टू 1/, एक बात बता दें तो 1/k हम कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई इपिसिलन नोट केवल छोड़ देते हैं, और ये Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। देखिए, हम बता दें, ये जिस मीडियम की विद्युतशीलता रखेंगे उसी मीडियम में फोर्स लगेगा। तो एक बात और है, जिस मीडियम का विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं उसी मीडियम के फोर्स की बात कर रहे हैं हम, और उसी मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखेंगे तो सारे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है। तो जिस मीडियम की विद्युतशीलता होगा उसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, मतलब जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू रखोगे उस मीडियम का विद्युतशीलता आएगा, और जिस मीडियम का विद्युतशीलता आएगा उसी मीडियम का क्या आएगा? फोर्स आएगा। मतलब जिस मीडियम का तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू रख रहे हो उसी मीडियम का ये फोर्स होगा। तो एफ इक्वल टू 1/k, इसको गौर से देखो, ये एयर में लगने वाला फोर्स था, यहाँ एयर का विद्युतशीलता रखा गया है, तो दो बिंदु आवेश के बीच ये एयर में लगने वाला फोर्स है, इसको लिख सकते हैं एफ इन एयर। तो देखो, ये जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसी मीडियम में लगने वाला ये फोर्स है, तो एफ के इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इंटू के इक्वल टू एफ इन एयर। मतलब इसको गौर से अगर समझो तो ये है तक कुछ नहीं, जिस मीडियम का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसी मीडियम में ये लगने वाला फोर्स है। तो किसी भी एक मीडियम का फोर्स और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का गुणनफल ये हमेशा एयर में लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। फिर से गौर से देखेंगे, जिस माध्यम का विद्युतशीलता रखे थे उसी माध्यम में ये फोर्स लग रहा है, तो जिस माध्यम की विद्युतशीलता की बात करोगे उसी माध्यम का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे, और जिस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखोगे उसी मीडियम का ये फोर्स है। इसका मतलब किसी एक माध्यम में लगने वाला फोर्स, चाहे ये मीडियम कोई भी हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, किसी एक माध्यम में लगने वाला फोर्स और उस माध्यम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का गुणनफल ये हवा में लगने वाले फोर्स के बराबर है। मतलब किसी एक माध्यम में लगने वाला बल और उस माध्यम के प्रावैद्युतता का गुणनफल नियत होता है। नियत मतलब कितना होता है? तो हवा में लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। तो कोई कहेगा सर इसका बताइए, किसी एक मीडियम में रखें, तो जैसे मान लें किसी एक मीडियम में इस दोनों बिंदु आवेश को हम रख रहे हैं, तो उस मीडियम में लगने वाला फोर्स F1 है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो F1 K1 किसके बराबर हो जाएगा? हवा में लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं सर इसको किसी दूसरे माध्यम में भी उठा के लेके हम चले गए, तो किसी दूसरे माध्यम में जब उठा के लेके चले गए तो उस मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना होगा? F2, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K2 है, तो F2 K2 भी किसके बराबर होगा? एयर में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो देखो दोनों बराबर किया जा सकता है। तो फ्रॉम 1 and 2 मतलब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? F1 K1 बराबर F2 K2।
सीधे सी बात है, जिस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखोगे उस मीडियम में फोर्स आएगा। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक, किसी एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस माध्यम का फोर्स का गुणनफल दोनों एयर में लगने वाले फोर्स के बराबर होता है। मतलब अंग्रेजी में अगर देखो तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू द फोर्स एक्जर्टेड इन द एयर। मतलब किसी एक मीडियम में लगने वाला फोर्स और उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का गुणनफल एयर में लगने वाले फोर्स के बराबर है। तो किसी एक मीडियम के लिए फोर्स अगर F1 है, दूसरे में उसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, तो F1 K1 इक्वल टू F इन एयर। दूसरे मीडियम में अगर रखे तो उस मीडियम में मान लो फोर्स अगर F2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो F2 K2 इक्वल टू F इन एयर। देखो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एक बात और हम स्पष्ट कर दें, जब कभी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाने की बात आएगी तो इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, उसका फोर्स निकालेंगे। देखिए न्यूमेरिकल किससे बहुत लोग भागते रहते हैं, न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता, हम बता दें। जैसे यहाँ 3 टर्म है, पूरे फिजिक्स में कहीं भी फार्मूला में जितना टर्म है, जैसे 1, 2 और 3 टर्म में कहीं ना कहीं 2 टर्म दिया रहता, तीसरा वैल्यू निकाला होता। हाँ, कई बार कुछ ऐसा वैल्यू होता जो वैल्यू अंडरस्टूड है वो दिया हुआ नहीं रहेगा, तो अंडरस्टूड है वो वैल्यू दिया हुआ नहीं रहता, तो वहाँ उसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन प्रायः इसमें जैसे 3 वैल्यू है, 1, 2 और 3 में से कोई 2 देगा, तीसरा पूछ देगा। यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 4 मीडियम, मतलब 4 चीज फिजिकल क्वांटिटी है, तो 4 फिजिकल क्वांटिटी नहीं, मतलब 4 टर्म है, F1, K1, F2 और K2। तो 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी कहीं ना कहीं तुमको दिया रहता है, 3 दिया रहा तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जहाँ तक बात आई, तो 2-3 मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग याद रखेंगे। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, वाटर के लिए ये 81 होता है, लेकिन लगभग लोग 80 ले लेता है, और वाटर के लिए इतना होता है। और माइका यानी अबरख इसको बोलते हैं, माइका के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है ये लगभग 6 होता है। और कागज़ का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये लगभग 2 से 3 के बीच में होता है, क्योंकि कागज़ यानी पेपर का क्वालिटी अलग अलग तरीके से होता है, तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि 2 होगा या 2.5 होगा या 3 होगा। जो अच्छे क्वालिटी का हो वो 3 भी होता है, जो लो क्वालिटी का उसका 2 होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 से 3 के बीच में लाई करता है, किसका, कागज़ का। माइका का 6 होता है, वाटर का 81 होता है, और एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो ये सब वैल्यू याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग को क्या होगा, सुविधा होगा। जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोर्स मतलब चार्ज को ले जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ एक चीज़ हमेशा, जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाने की बात आएगी तो ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, और दोनों चार्ज का मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तभी जाके ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज डिस्टेंस बदल जाएगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, याद रखेंगे। ये न्यूमेरिकल बनाते वक्त जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर चार्ज को ले जा रहा तो हमेशा ध्यान में रखेंगे चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं बदल रहा हो, तब जाके ये फार्मूला अप्लाई होगा। हाँ, डिस्टेंस भी बदल गया, चार्ज भी बदल गया, तो उसके लिए 1-2 सवाल हम अलग से करवा देंगे जो बाद में देखेंगे। आज भर इतना ही।